Hello aspirants, welcome to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UG's NET Home Science. Or I'm back with new video, and today we are going to discuss microbiological safety of food. This is another part of our previous video जहाँ पर हमने फूड स्टैंडर्ड्स पढ़ा था. ओके, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने कहा था कि हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड समझते हैं पहले क्या होता है. इसमें बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरसेस, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की गई है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से क्या हजार्ड हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है हमारा फूड में, क्या क्या स्पॉइलेज कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे. These include bacteria, parasites and viruses. The main hazards are microorganisms which are living microscopic beings found everywhere in water, air and soil. So ये microscopic बींग्स जो हैं ये सब जगह पाए जाते हैं, वाटर, एयर, सॉइल, सब जगह. ओके, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरसेस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप सब समझते होंगे. इनको नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. According to their size, shape and the way of life, they can be classified as bacteria, yeast, mold, viruses and parasites. इनके साइज, शेप और इनके रहने के तरीके से इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, वायरस, इस तरीके से. इन जनरल बैक्टीरिया, मोल्ड्स जो होते हैं वो ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट करते हैं फूड सेफ्टी के ऊपर. मतलब स्पॉइलेज का काम ज़्यादातर बैक्टीरिया मोल्ड से ही होता है. Bacteria are microorganisms with high reproductive capacity. In a few hours, they form groups or colonies of millions of bacteria. Bacteria जो होते हैं वो microorganisms में बहुत ज़्यादा high reproductive कैपेबिलिटी होती है. ठीक है, तो इसमें बहुत ही कम टाइम में ये अपना ग्रुप्स या कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं. बहुत सारे, एक थोड़ी सी देर में बहुत सारे बैक्टीरिया एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, तो लीडिंग टू फूड कंटामिनेशन. मतलब ये या तो कोई एक्टिविटी ऐसी करते हैं या तो ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए फूड कंटामिनेट होता है, ख़राब हो जाता है. आपने देखा होगा खाने में स्मेल आने लगती है, कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है. दैट इज़ बिकॉज उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ चुका है और वो अपनी कॉलोनीज को ग्रो कर रहा है. ऑन एवरेज अंडर आइडियल कंडीशंस बैक्टीरिया में डबल इन नंबर एवरी 20 मिनट्स. मतलब कितनी तेज़ी से रिप्रोड्यूस हो रहा है, देखो हर 20 मिनट में अपना नंबर डबल कर लेते हैं ये, है ना. तो हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड्स के अंदर और क्या क्या आता है, किस तरीके से होते हैं. बैक्टीरिया, नाम बताया गया है यहाँ पर, सामुलेला, लिस्टीरिया, इकोलाई. इकोलाई आपने सुना होगा, एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था ये. एक तरीके से बहुत ज़्यादा महामारी की तरफ फैला था. इकोलाई से बीमार पड़ रहे थे लोग, डायरिया, वॉमिटिंग, इस तरीके से फैल रहा था. तो इकोलाई क्या है? बैक्टीरिया ही है. ओके, ये सारे नाम है बैक्टीरिया के. कॉमन सोर्सेस हैं इसके, रॉ मीट, डेयरी, एग्स. इस तरीके से ये बैक्टीरिया जो है ये ज़्यादातर रॉ मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में, एग्स वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है, जिसके थ्रू ह्यूमन बॉडी में जा सकता है. इसलिए प्रॉपर कुकिंग ज़रूरी होती है डेयरी प्रोडक्ट्स और रॉ मीट वगैरह की, है ना. डिजीज़ क्या क्या होती है इससे? फूड पॉइजनिंग होता है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग एक्स्ट्रा एक्सेट्रा. फूड पॉइजनिंग में जो जो चीज़ें आती है, जो सिम्टम्स आते हैं वो सब इसमें देखे जाते हैं. ऑब्वियस सी बात है कि पेट से रिलेटेड कोई बीमारी, आप कुछ गलत चीज़ खाएंगे तो आपको डाइजेशन इश्यूज ही होंगे, है ना. फिर हम देखते हैं वायरसेस क्या होते हैं. वायरसेस, नोरो वायरस, हेपेटाइटिस ए, ये ज़्यादातर शेलफिश यानी कि जो सी फूड होता है, सी फूड या फ्रेश प्रोड्यूस फूड जो होता है, हैंडलर्स के थ्रू फैलता है. हैंडलर्स यानी कि जो खाने के साथ में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो पैकेजिंग कर रहा है या कुकिंग कर रहा है या फिर सर्विंग कर रहा है. अगर ऐसे पर्सन के पास में कोई वायरस है तो एक से दूसरे में फैलता है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि सर्दी जब किसी को होती है, जब जुकाम होता है ना, तो जुकाम जो होता है एक से दूसरे को जल्दी लगता है, राइट. अगर वो पर्सन कुकिंग कर रहा है तो अगर वो आपको अपने हाथ से सर्व कर रहा है तो वो वायरस उस पे से आपके खाने में आकर के आपके अंदर भी जा सकता है, राइट. तो डिजीजेस कौन कौन से कॉज होते हैं? गैस्ट्रो एंटराइटिस, हेपेटाइटिस भी कॉज हो सकता है इस वायरस से. फिर आते हैं पैरासाइट्स. पैरासाइट्स मोस्टली माइन्यूट होते हैं, बट इनको ज़्यादातर पैरासाइट ऐसे होते हैं जिनको देखा जा सकता है नेकेड ऐसे, इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं होते. कुछ बहुत छोटे होते हैं जो नहीं देख सकते. तो एग्जाम्पल में इन्होंने बताया टॉक्सोप्लाज्मा और जाइडिया. और कॉमन सोर्स है इनका अंडर कुक्ड फूड, यानी कि अगर कोई खाना कच्चा रह जाए या कंटामिनेटेड वाटर में पैरासाइट्स ज़्यादा पाए जाते हैं. आपने देखा होगा कई
बहुत टाइम तक के लिए अगर आप कोई फूड आइटम या फिर किसी वाटर को आप ऐसे ही खुला छोड़ दो या फिर आप किसी चीज़ में बंद कर दो, तो थोड़ी देर बाद उसमें बहुत ही छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं। ठीक है, गलती से अगर वो एक कीड़ा भी अगर आपके पेट में चला चला गया तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जार्डिसिस इस तरीके से, मतलब ये पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन ही हैं। ये इन्फेक्शन पेट में कीड़े पड़ना, इस तरीके से आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो ये पैरासाइट्स के थ्रू होता है। ओके, फिर लास्ट है फंगस। फंगस भी ग्रो कर जाती है, अगर उसका भी कंजप्शन कर ले ह्यूमन बॉडी तो उसको काफ़ी सारा नुकसान पहुंच सकता है। एग्जाम्पल में इन्होंने मोल्ड्स बताया है, एस्पारजिलस भी कहते हैं इसको, मोल्ड, इस मोल्ड को एस्पारजिलस भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर ग्रेन्स और नट्स में ज़्यादा होता है, जो दालें खराब हो गई हैं, नट्स जो खराब हो गए हैं उसके ऊपर उग जाता है। आप थोड़ी देर के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा या एक रोटी का टुकड़ा आप नॉर्मल हवा में रख दो, उसमें ग्रीन ग्रीन या फिर डार्क ब्राउन सा कुछ ऐसा मोल्ड्स जैसा ग्रे टाइप का जो थोड़ा सा रुई जैसा टेक्सचर जो होता है ना, हमारी जो कॉटन होती है, कॉटनी टेक्सचर जो होता है वो आने लगता है, वो फंगस ही होता है। ठीक है, अगर उसको आपने इनहेल कर लिया या फिर आपने गलती से पेट में चला गया तो माइकोटॉक्सिन एक्सपोजर होता है। माइकोटॉक्सिन एक्सपोजर इज ऑल्सो, इट इज़ अ काइंड ऑफ एलर्जी। ठीक है, जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी होती है ना, वैसे मोल्ड से भी एलर्जी होती है। अगर आपने उसको इनहेल भी कर लिया है तो भी कई सारे डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी पे रैशेज आ जाना, बहुत ज़्यादा एकदम से छींक आना, बुखार आ जाना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, सर में दर्द होना, इस तरीके से। ओके, तो माइकोटॉक्सिन एक्सपोजर में ज़्यादातर एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं वो आते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है माइक्रोबायोलॉजिकल फूड सेफ्टी के, मतलब कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमसे क्या क्या हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो है कि हाइजीन और सैनिटेशन जो है वो बरकर मेंटेन करके रखना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जो भी आपका कुकिंग एरिया है वहाँ अगर आप क्लीन रखेंगे, इक्विपमेंट्स को क्लीन रखा जाएगा तो बैक्टीरियाज नहीं हो पाएंगे ना। क्लीन फैसिलिटी, इक्विपमेंट, पर्सनल हाइजीन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। जैसे मैंने बताया कि इफ़ अ पर्सन जिसको जुकाम हो रहा है, इफ़ ही और शी हैंडल्स द फूड, तो उसका वायरस जो है वो दूसरे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच सकता है। इसलिए पर्सनल हाइजीन सैनिटेशन ज़रूरी है। तो ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, अगर वो किसी आपके आसपास अगर है, जैसे इफ़ यू आर इन इंडस्ट्री और समवेयर जहाँ पर वो पर्सन है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपको मास्क लगा के काम करना चाहिए। अगर आप खुद भी काम कर रहे हैं, इन केस इन फ्यूचर इफ यू हैव जॉइंड समवेयर, if you are a food handler, then you should know what are your personal hygienes, right? अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करना और अपने आप को क्लीन रखना। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल मतलब कि प्रॉपर टेम्परेचर पे हर फूड को रखा जाए। ऐसा नहीं कि सब्जियां आई हैं तो उसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया गया, जल्दी खराब हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे। इसलिए हम सब्जियों को थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे रखते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं। जो जिस टेम्परेचर पे होता है उसको मतलब सर्वाइव करता है, शेल्फ लाइफ जिसकी ज़्यादा होती है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे रखा जाता है। ओके, कुकड फूड टू सेफ इंटरनल टेम्परेचर एंड स्टोर इन कोल्ड। कुकड फूड ज़्यादातर स्टोर किया जाता है कोल्ड टेम्परेचर पर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वाटर इनकलकेट हो चुका है। इसीलिए तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ पर पानी होता है वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ जाती है, राइट। तो इसीलिए उसको कोल्ड टेम्परेचर देना पड़ता है, वरना वो खाना खराब हो जाएगा। अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन इज ऑल्सो अनदर प्रोस्पेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन के अंदर ही आता है, जैसे कि बताया मैंने आपको, तो अपने घर में भी नोटिस किया ना, मम्मी जब भी आपको हम खाना बनाती तो उससे पहले हाथ धोती है ना। सारे जो भी फूड आइटम्स वो हाँ लेकर के आए हुए रहते हैं, बाहर से जो लाया हुआ रहता है उसको प्रॉपर क्लीन किया जाता है। ठीक है, बर्तन जो है खाने के बाद में धोए जाते हैं, खाने से पहले यूज़ करने के पहले भी अच्छे से उसको साफ किया जाता है, चेक किया जाता है कि कहीं कुछ लगा तो नहीं, पानी तो नहीं लगा, धूल तो नहीं लगी, कुछ तो नहीं लगा, इस तरीके से। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस होते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन रोकने के लिए, राइट। रॉ फूड और कुक्ड फूड को अलग रखा जाता है, सेपरेट रखा जाता है, दोनों का स्टोरेज और प्रिपरेशन एरिया अलग होता है। वेज और नॉन वेज का प्रिपरेशन एरिया अलग अलग होता है। जिस चाकू से आपने नॉन वेज काटा है उस चाकू से अगर आपने वेज काट लिया है और काट करके आधा उसका रख दिया है तो वो जल्दी खराब होने के चांसेस है, बिकॉज नॉन वेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्रॉपर कुकिंग
विच इज़ ऑब्वियस आधी से ज़्यादा बीमारियां अनकुक्ड फूड से भी हो सकती है क्योंकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं। इसलिए प्रॉपर कुकिंग ज़रूरी है। जो भी खाना हम बनाते हैं उसे अच्छे से कुक किया जाना चाहिए जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हार्मफुल वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए। सेफ वाटर रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल या पानी यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए वो सेफ होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर क्लीन्ड होना चाहिए। वाटर जो है वो भी क्लीन होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए। ठीक है। लास्ट है हमारे पास में हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, HACCP। HACCP एक तरीके का फूड सेफ्टी सिस्टम है जो कि इंडस्ट्रीज में होता ही होता है, जिससे कि फूड को कंटामिनेट होने से बचाया जा सके। और सिर्फ कुकिंग के टाइम पर ही नहीं, स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक, हैंडलिंग से लेकर के जब तक कि कंज्यूमर की प्लेट में नहीं आ जाता तब तक ये HACCP जो है सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम, उसको चलाया जाता है। ठीक है। अब लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ से चालू करें, क्या करें। तो हमारे गवर्नमेंट ने एक दे दिया कि आप HACCP फॉलो कीजिए, सबके साथ एक जैसा होगा। ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। क्या प्रिंसिपल्स हम देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि HACCP क्या है। HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, is defined as a management system in which food safety is addressed through the analysis and control of biological, chemical और physical hazard। तो यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजिकल ही नहीं, केमिकल और फिजिकल हजार्ड्स को भी कम करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम या फिर एक प्रोग्राम या सेफ्टी प्रोग्राम बनाया गया है। ओके। जहाँ पर हजार्ड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया ना आपको, सिर्फ कुकिंग ही नहीं है, प्रोडक्शन से लेकर के रॉ मटेरियल को हैंडल करने से लेकर के प्रोक्योरमेंट यानी कि जो खराब है उसे निकाल देना और जो अच्छा है उसे रखना, छाटना, जिसको हम कहते हैं छाटना बीनना, और वो प्रोसेस जो होता है पूरा साफ करने का, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। ओके। एंड हैंडलिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट, ये सब कुछ आता है HACCP के अंडर। तो गोल क्या है HACCP का? प्रिवेंट करना और रिड्यूस करना फूड सेफ्टी हजार्ड्स को। ओके। इट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू फूड प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन। फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रोडक्शन के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उन पर ये एप्लीकेशन किया जाता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का हैज़ बीन प्रोवाइडिंग educational programs and assistance to food processing and food production professionals since 1991। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का जो है वो लोगों को इसके बारे में एजुकेट कर रहा है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस पर, जिससे कि प्रोसेसिंग और फूड प्रोडक्शन सेफ्टी जो है वो बनी रहे। ठीक है। HACCP ट्रेनिंग इज फॉर मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसर्स, फूड प्रोसेसर्स एंड फूड सर्विस ऑपरेशन। तो ये किस लिए बनाया गया है? मीट पोल्ट्री प्रोसेसर्स के लिए, किसी भी फूड प्रोसेसर के लिए, और फूड सर्विस ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है। अब इसको समझते हैं कि इस ऑपरेशन में होता क्या है, सिस्टम में होता क्या है। तो ये 7 प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। ठीक है। कौन कौन से समझते हैं। सबसे पहले कंडक्ट हजार्ड एनालिसिस। हजार्ड एनालिसिस कैसे कंडक्ट किया जाता है कि सबसे पहले पूरा प्रोसेस चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग अगर हम एक बात करें एक इंडस्ट्री की या एक फैक्ट्री की, ठीक है, आपने एक फैक्ट्री में, मान लो कि आप वहां पर हेड हो, अब उन्होंने आपको बोल दिया कि आपको HACCP प्रोग्राम जो है इसके ये प्रोग्राम के को ध्यान में रखकर इस प्रोग्राम को इनिशिएट करना है, और जो भी सेफ्टी हजार्ड्स, जो भी फूड सेफ्टी हजार्ड्स हैं, ठीक है, उन सबको निकालना है। तो हम समझते हैं कि कैसे होगा। तो पहले तो आप हजार्ड एनालिसिस कंडक्ट करोगे, यानी कि आप पूरा प्रोसीजर देखोगे आपका कि क्या क्या है। ठीक है। अब इंडस्ट्री में प्रोसीजर क्या होता है कि पहले जो है फूड जो है रॉ मटेरियल जो है वो लाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होती है, वॉशिंग होती है, प्रोक्योरमेंट होता है, उसके बाद में उसका स्टोरेज होता है। एक बार में हम जितना लेकर के आते हैं उसको डायरेक्ट हम तभी के तभी प्रोडक्शन में नहीं लगा सकते, धीरे धीरे करके प्रोडक्शन में लगाते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी में पूरा प्रोसेस होता है, वहां पर हम डिटरमाइन करेंगे कि हजार्ड कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ठीक है। छोटे से छोटे पॉइंट्स को निकालेंगे कहाँ कहाँ हजार्ड हो सकते हैं। जैसे कि जब हम लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, एक हजार्ड पॉइंट मैंने पकड़ लिया, जब लोडिंग अनलोडिंग होती है कि रॉ मटेरियल जब आया है और जो भी व्हीकल है, ठीक है, उसके थ्रू आया है, तो व्हीकल में मान लो कि टमाटर आया, टमाटर कुछ दब गए, तो ये एक हजार्ड एनालिसिस पॉइंट हुआ। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एक टमाटर को चेक करना पड़ेगा। तो मतलब मैंने एक हजार्ड यहाँ पकड़ लिया कि जितने टमाटर खराब हो चुके मुझे उनको निकाल करके फेंकना है। ठीक है।
अंडरस्टूड। नेक्स्ट फिर आता है डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट यानी कि अब आपको एक एक्शन लेना है, एक कंट्रोल पॉइंट बनाना है कि इस पॉइंट में आकर के ये वाला हजार्ड आने वाला है, तो यू हैव टू परफॉर्म दिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अब रॉ मटेरियल में ले लो कि दूध आया है। ठीक है, अब दूध जो आया है उसको हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं रख सकते, उसको रॉ मटेरियल जो है उसको जो मिल्क है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको हाई टेम्परेचर पे मुझे बॉईल करना पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर में मुझे बॉईल करना है, ये क्या हुआ, एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आया जो आपने उस पर लगा दिया कि यहाँ पर ये बॉईल होगा। ठीक है, क्रिटिकल लिमिट यानी कितने टेम्परेचर पे वो बॉईल होगा। अंडरस्टूड। तो कंट्रोल पॉइंट क्या हुआ कि हमें उसको बॉईल करना है खराब होने से बचाने के लिए। क्रिटिकल लिमिट क्या हुआ कि कितने टेम्परेचर पे बॉईल करना है, आप कितना लिमिट लगा रहे हो उस पर, 100 पे करना है, 200 पे करना है, 300 पे करना है, दैट इज द क्रिटिकल लिमिट। ओके, फिर मॉनिटरिंग प्रोसीजर को हमें इस्टेब्लिश करना है। उसको मॉनिटर करने के लिए हमें चाहिए कि भैया वो क्रिटिकल लिमिट जो है वो आर पार ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। ओके, जो कंट्रोल पॉइंट है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब आपने बोल तो दिया कि भी इसको उबालना है, लेकिन वो उबालने से भी क्या हमको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मॉनिटरिंग प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है तो फिर हमको करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे, राइट। जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपने बॉईल कर लिया है वो तो ठीक है, लेकिन जब आप रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा जब वो आ जाएगा वापस से, तो वापस से वो क्या होगा, उसमें फिर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि फिर से करेक्टिव एक्शन ये लेना है कि अब इसको ठंडा करना पड़ेगा, जिससे कि जो इसमें लो टेम्परेचर वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मर जाएं। ठीक है, तो ये करेक्टिव एक्शन यहाँ हो गया। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ कि HACCP जब आप एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि इन्होंने नैप एक प्रोसीजर निकाल दिया कि अब अगर दूध को हम हाई टेम्परेचर पे, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ये है कि हाई टेम्परेचर पे गर्म करना, क्रिटिकल लिमिट ये है कि कितने टेम्परेचर पे करना, और यहाँ पर मॉनिटरिंग में हमको पता चल रहा है कि करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वापस से दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे आया तो वो फिर से खराब हो सकता है। इसलिए क्या किया, फिफ्थ पॉइंट देखो, करेक्टिव एक्शन लिया, मतलब अब क्या किया, उसको ठंडा किया। ये एक करेक्टिव एक्शन है, क्योंकि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था वहां पर गड़बड़ हो सकती थी। ठीक है, उसके बाद में वापस से अब उसको वेरीफाई किया, वापस से जो प्रोसेस था हमारा, अब उसको वापस वेरीफाई किया, वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन कैसे, हमने फिर से देखा, चेक किया कि क्रिटिकल पॉइंट हमने ये लगाया है, ठीक है, ये सही है। एस्टैब्लिश हमने क्या किया, क्रिटिकल लिमिट ये किया है, ठीक है, इसको वेरीफाई किया, हाँ ये सही है। मॉनिटरिंग प्रोसीजर कैसे रहा है कि हमको ये पकड़ाई में आया है और उसके बाद हमने करेक्टिव एक्शन उसका ये लिया है, हाँ ये बिल्कुल सही है। इन सब चीज़ों को हमने क्रॉस वेरीफाई किया। मतलब अगर हम दोबारा किसी दूसरे बैच से हम ये करते हैं तो क्या वो सही होता है नहीं होता है, ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, वेरीफाई मतलब क्या होता है, हमारे मोबाइल में भी आजकल 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है, मतलब दोबारा हम चेक करके देखते हैं कि हाँ ये सेम प्रोसीजर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, 7th और लास्ट पॉइंट, जो आपने किया उसका रिकॉर्ड रखना है कि भाई हमने ये किया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर करना है, रिकॉर्डिंग रखना है। तो ये है पूरा HACCP का प्रिंसिपल, जिस पर ये HACCP सिस्टम जो है वो काम करता है। और मैंने तो आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाया है, और बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, हैजार्ड एनालिसिस करना पड़ता है बार बार, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे कि अब हम क्या है कि रॉ मटेरियल आपने ले लिया, फिर उसको टेम्परेचर पे हमने स्टोर कर दिया। जब प्रोसेसिंग का टाइम आता है, प्रोसेसिंग के टाइम पर भी जब कोई फूड प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो हजार्ड एनालिसिस क्या है, प्रोसेसिंग के टाइम पर ज़्यादा प्रोसेस ना हो जाए जिससे उसका टेक्सचर बिगड़ सकता है, कम प्रोसेस ना हो जाए, तो वहाँ पर भी क्रिटिकल पॉइंट सेट किया जाता है कि इसको इतने टाइम तक के लिए प्रोसेसिंग इसकी होनी चाहिए, या फिर इतने टाइम तक के लिए इसमें ये फलाना वट एवर इट इज़ होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में मॉनिटरिंग होती है, फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, और उसके बाद में फिर वेरिफिकेशन होता है। इस तरीके से आया ये समझ में। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है थर्ड पार्ट इसी टॉपिक का, इसी रिलेटेड टॉपिक पे मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी लाने की। तब तक के लिए thank you so much. Please like this video and subscribe to NurtureNet, and please don't forget to hit the bell icon so that you never miss any update, and drop your doubts in comment section. Bye bye.